हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और जाते समय बेंड हो जाती है। बेंड या तो नॉर्मल की तरफ होगी या नॉर्मल से दूर होगी। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो किस लॉ को फॉलो करती हुई लाइट बेंड होगी? तो इसके लिए एक जरा घटना देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन सरफेस है, ये मीडियम है पहला रेयर मीडियम, ये दूसरा मीडियम है डेंसर मीडियम। अब यहाँ से लाइट रे इस सरफेस के ऊपर पड़ी और रिफ्रैक्ट होकर के इधर दूसरे मीडियम में चली गई टुवर्ड्स नॉर्मल। तो अब यहाँ पे देखिए कि एक चीज़ और देख लीजिए, ये एंगल आप चेंज कर दीजिए। पहले एंगल इतना था, ये देखिए फिगर में। अब हमने इंसिडेंट एंगल को बढ़ा दिया। इंसिडेंट एंगल बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव एंगल भी, रिफ्रैक्शन बढ़ेगा। इसी तरीके से आप जो है चाहे जितना भी एंगल चेंज कर लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज कर लीजिए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को चेंज करिए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होगा। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कभी चेंज नहीं होगी, जानते हो क्या? अगर मीडियम फिक्स हैं, जैसे एक मीडियम है, ये एयर है और ये वाटर है, अगर मीडियम फिक्स हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो चेंज नहीं होगी? अभी आप देख रहे हो आई को आपने चेंज किया तो आर भी चेंज हो गया, देख रहे हो? तो अब कौन सी चीज़ जो है चेंज नहीं होगी? वो है एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन। इन दोनों का जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा। आप पहले फिगर में देखिए, इस एंगल का आप साइन ले लीजिए, जो ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन होता है, साइन आई, और इसका जो है साइन ले लीजिए, साइन आर। ये इक्वल होगा इस एंगल ऑफ इंसिडेंट के साइन के और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन के रेशियो के इक्वल होगा। या आप इसको ऐसे कह सकते हो, साइन I1, इसको I1 मान लिया, इसको R1 मान लीजिए, साइन I1 अपॉन साइन R1, इसको I2 मान लीजिए, ये हो जाएगा I2 अपॉन R2। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि ये मीडियम ना चेंज हो। अगर मीडियम फिक्स हैं तो इन आई और आर के साइन का जो रेशियो है वो हमेशा वही रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। तो स्नेल साहब ने ये कहा था कि अगर मीडियम सेम हैं या जब तक मीडियम को बदला ना जाए तब तक एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन का रेशियो वो कांस्टेंट रहेगा। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। यानी साइन आई अपॉन साइन आर चेंज नहीं होगा। आई को चेंज करने पे आर का मान तो चेंज हो जाएगा, लेकिन साइन आई अपॉन साइन आर वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1 इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2। और भी आप जो है आगे भी ले सकते हो एंगल चेंज करके। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब इसको वर्ड्स में डिफाइन कर लीजिए अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन कांस्टेंट अंटिल मीडियम रिमेन्स सेम। ये वर्ड यहाँ ध्यान दीजिएगा, अंटिल मीडियम रिमेन्स सेम। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट to the sine of angle of refraction remains constant until medium remains same। ठीक है बच्चों, तो दिस इज स्नेल्स लॉ। अब हम लोग एक दूसरी चीज की बात करेंगे कि अगर लाइट रे ग्लास स्लैब से पास होती है तो कैसे बेंड होगी।
अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि अगर कोई लाइट रे किसी ग्लास स्लैब से पास हो रही है, ठीक है, ग्लास स्लैब जानते हो सॉलिड होता है, ग्लास से बना हुआ, तो ग्लास स्लैब के अंदर अगर लाइट जाएगी तो उस पर क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो देखिए, ग्लास स्लैब के बाहर का जो मीडियम है वो एयर है, एयर का मतलब रेयर मीडियम, और ग्लास स्लैब खुद एक मीडियम है, यानी एक ये दूसरा मीडियम हो गया ग्लास का, और इस ग्लास के बाहर दूसरी तरफ वहाँ भी तो एयर है, वो भी रेयर है, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये एक ग्लास स्लैब है, ये इसके सरफेस पे मान लीजिए कोई ये इंसिडेंट लाइट रे, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट रे है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है एक रंग की, मोनो का मतलब वन, क्रोमेटिक का मतलब कलर। तो एक लाइट रे इस सरफेस के ऊपर गिरी, इस पॉइंट पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे देखिए एयर है और ये डेंसर मीडियम है, ग्लास है, तो लाइट रे किधर रिफ्लेक्ट होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे न जा करके ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ठीक है। ये देखिए ये इधर से आई नॉर्मल की तरफ होती हुई, और यहाँ पे ही गई। ये है एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब ये यहाँ पे इस सरफेस पे लाइट आई, अब इसको बाहर की तरफ निकलना है। तो यहाँ पे देखिए ये है ग्लास और ये है एयर। तो जब ग्लास से एयर की अंदर जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगी। तो एक चीज़ बच्चों यहाँ पे देखिए, सपोज ये नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ कर लो, मान लीजिए ये एंगल है आर। आर क्यों है, ज़रा इसको भी समझ लीजिए। ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये भी नॉर्मल है, और ये दोनों पैरेलल लाइन हैं। ये आपने ये पढ़ा होगा, ये जैसे ये दो पैरेलल लाइन हैं और इनके बीचों बीच ये काटती हुई एक लाइन, ये वाली तीसरी लाइन हो, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होते हैं, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइन हैं और ये सेकंड, तो इनके बीच का जो एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल, ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी होती है, तो ये सेम होंगे दोनों। तो अब यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, दोनों पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइंस के बीच में ये एक काटती हुई लाइन जा रही है। तो इसके बीच का एंगल ये और इसके बीच का एंगल ये, दोनों इक्वल होंगे। तो अगर ये आर है तो ये भी आर होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब लाइट हमारी जो है ग्लास से एयर के अंदर जा रही है, ठीक है। तो जब ग्लास यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो लाइट नॉर्मल के से दूर हट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल से दूर लाइट, इस रे को बोलते हैं बच्चों इमर्जेंट रे। क्या है, इमर्जेंट रे। और इस नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। इसको ई से डिनोट कर लो। तो ई क्या चीज़ है, एंगल ऑफ इमरजेंस, ई। और एक चीज़ आप और देखिए, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ इमरजेंट है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। और जब एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती है। तो ये जो इंसिडेंट रे आई थी, अगर आप इसको आगे की ओर प्रोड्यूस कर दीजिए, फॉरवर्ड प्रोड्यूस्ड, तो ये आपको ऐसे मिलेगी दिखती हुई, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल ऑफ आई है और ये एंगल ऑफ ई है, इमरजेंट है ई। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो इससे जो ये इमरजेंट रे आई है, ये इमरजेंट रे, और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आगे की ओर बढ़ाने पे ये जो रे मिली है, ये दोनों रे कैसी होंगी, वो पैरेलल होंगी। इंसिडेंट रे पैरेलल होंगी ये, ठीक है। तो ये चीज़ है बच्चों। तो अब ये देखिए, ये वाली रे ये कौन सी है, जब इंसिडेंट रे को आपने आगे की ओर बढ़ाया तो ये इधर निकल गई। ये वाली रे कौन सी है, ये जो इमरजेंट रे है वो ये है, ठीक है।
ये दोनों रे पैरेलल होंगी, तो इनके बीच का ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये ए से बी, इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल का मतलब क्या होता है? लेटरल मीन्स लेंथ के परपेंडिकुलर में, ठीक है। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ रे ऑफ लाइट को हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये पैरेलल शिफ्ट हो रही है लाइट, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इसको एक बार फिर से समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंसिडेंट रे है, ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई, और डेंसर मीडियम में आने के बाद में इस सरफेस पे पड़ेगी, और डेंसर मीडियम से ये फिर एयर में जाएगी रेयरर मीडियम में, तो ये इधर आके रिफ्लेक्ट हो गई। तो इस रे को बोलते हैं इमर्जेंट रे। और ये जो इंसिडेंट रे आपकी आई है, इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ा दीजिए, ठीक। तो ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। ये प्रॉपर्टी होती है जो ज्योमेट्री, ठीक है। तो अब इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है, जो शिफ्टिंग है, जो डिस्प्लेसमेंट है, उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग एल से डिनोट कर दें, तो ये जो एल है वो क्या कहलाएगा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये ग्लास स्लैब के अंदर होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। When a light ray passes through a glass slab, then the emergent ray is parallel to incident ray, produced forward but laterally displaced from it or parallelly shifted from it. This phenomena is called lateral displacement. दूसरे शब्दों में कह सकते हो, the distance between incident ray forward and the emergent ray is called lateral displacement. तो बच्चों lateral displacement समझ गए? ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। ये ग्लास स्लैब की थिकनेस है, ये टी। अब एक प्रॉब्लम आती है कि ग्लास इमर्जेंट रे को पैरेलल शिफ्ट करता है, ठीक है, और इस फिनोमेना को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट पे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो फैक्टर डिपेंड्स ऑन लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले इसमें देखिए कौन सा फैक्टर है। देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई अगर बढ़ेगा, ये एंगल आई है, इसको आप बढ़ा, एंगल ऑफ आई है, तो आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना मिला था? ये मिला था। अगर ये एंगल ज़्यादा होता तो ये डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होता, यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये भी ज़्यादा होता। तो एक तो आपका ये पॉइंट निकल करके आया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाएंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये भी बढ़ेगा, यानी ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आई की वैल्यू बढ़ेगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। दूसरी चीज़ आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, ठीक है। ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितनी ज़्यादा होगी, लाइट उतनी ही ज़्यादा बेंड होगी, उतनी ही ज़्यादा ये शिफ्टिंग होगी। यानी ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी शिफ्टिंग जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष निकल के आया कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, यानी म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होने पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तीसरी चीज़, ये ग्लास, जितना ज़्यादा ग्लास बड़ा होगा, यानी ये थिकनेस बड़ी होगी, उतनी ही ज़्यादा ये शिफ्टिंग भी होगी। ये ग्लास बड़ा होगा तो ये शिफ्टिंग
ज़्यादा होगी। शिफ्टिंग का मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो तीसरी बात निकल कर के आई कि थिकनेस ऑफ ग्लास। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर आपने अभी तक देखा कि इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस ऑफ द ग्लास। थिकनेस ज़्यादा होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, यानी आई, म्यू और टी, इनके कम होने पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा, इनके ज़्यादा होने पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। अब एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा कौन सा कलर है जिसके लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है। जब हम लोग कलर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 7 कलर निकल करके आते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, जानते होगे, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इनमें से कौन सा कलर ऐसा है जिसकी लेटरल शिफ्टिंग, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी? तो इसका आंसर है बच्चों वायलेट कलर। वायलेट कलर हैज़ मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब पूछोगे क्यों? बच्चों स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जो वेवलेंथ होती है वो इसकी सबसे कम होगी और रेड कलर की सबसे ज़्यादा होगी, है ना। ये 30, अभी आगे चल करके आप पढ़ोगे 3800 एंगस्ट्रॉम टू ये 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है ये। तो मिनिमम वेवलेंथ सबसे ज़्यादा इस कलर के लिए है, वायलेट कलर के लिए। तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। तो मिनिमम वेवलेंथ होने के कारण वायलेट कलर की डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो वेवलेंथ का उल्टा होता है, यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कब होगा? जब वेवलेंथ कम होगी। तो एक फैक्टर ये निकल करके आया कि वेवलेंथ अगर कम होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। तो ये मुख्य 4 बातें हैं जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं, यानी 4 फैक्टर आप इसको कह सकते हो। एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थिकनेस, इनके बढ़ने पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। चौथा फैक्टर है वेवलेंथ, वेवलेंथ के कम होने पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। तो ये 3 चीज़ों के बढ़ने पे ये बढ़ेगा और एक की वेवलेंथ के कम होने पर ये बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बच्चों लेटरल शिफ्ट की बात हुई, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात हुई। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी आता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से ये आपका रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का पोर्शन, ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की जो फिनोमेना है लाइट की, वो ख़त्म हुई। यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एक सेंटेंस में जान लीजिए, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब आपका इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर में वो है लेंसेज के बारे में। अब हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।